हे गाइस, तो स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल जिसका नाम है क्रैक ऑफिसर। जी हाँ, आज मैं ला चुका हूं फिर से आपके लिए क्या गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। इससे पहला वाला पार्ट जिसने नहीं देखा वो देख ले, क्योंकि ये इसका सेकंड पार्ट है। ठीक है, सो हम क्या कर रहे हैं, जो बेसिक यहाँ पे फैक्ट्स हैं गवर्नर जनरल के इंपोर्टेंट, उसको कवर कर रहे हैं। ठीक है, सो शुरू करते हैं। आज क्या है, सर जॉन बार्लो। ठीक है, जहां हमने लास्ट पढ़ाया था उसके बाद सर जॉन बार्लो। इसमें क्या होता, 1805 से 1807 तक इसका पीरियड था गवर्नर जनरल के तौर पे। ठीक है, इसमें एक बात लिखी है यहां पे, देखिए, वेल्लोर रिबेलियन 1806। वेल्लोर रिबेलियन, जी हां, मैं बता दूं, ये थी एक फर्स्ट सिपाही म्यूटिनी, मतलब पहली क्रांति थी। चाहे इसको रेवोल्यूशन कह लो, चाहे इसको रेबेलियन कह लो, क्रांति कह लो, विद्रोह कह लो, ये वो था। हुआ क्या था एक्चुअली में, मैं ये बता दूं सबसे पहले एक बात और। जो क्रांति हुई थी, जो प्रमुख क्रांति मानी जाती है 1857 की, ठीक है, वो क्रांति तो एक भयंकर, एक भयानक रूप ले लिया था उसने। ठीक है ना, लेकिन इसमें क्या होता है, 51 साल पहले अगर देखा जाए, पहली सिपाही म्यूटिनी, पहली सिपाही विद्रोह, वो कब हुआ था? अगर हुआ था इसी समय 1806 में हुआ था असल में देखा जाए तो। लेकिन हम उसको ज्यादा, क्योंकि वो ज्यादा हाईलाइटेड हो गया था। ये मैड्रास प्रेसिडेंसी में ही एक वेल्लोर एक जगह है, वहां का ये विद्रोह था। क्या था, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, हुआ था इसके काल में, हुआ था सर जॉन बार्लो के काल में, समय में हुआ था, जब वो क्या गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था। ठीक है ना, सो हुआ क्या था, मैड्रास प्रेसिडेंसी के अंदर ये वेल्लोर आ रहा था। इसमें एक फरमान जारी किया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से, कि तीन बातें थी इसमें मोस्टली। एक तो था, देखिए मैं पहले ये बता दूं, जो सिपाही थे यहाँ के, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट में इंडियन भी भर्ती हो रहे थे, भर्ती थे भी। ठीक है, सो ड्रेस कोड मेन यहाँ पे मुद्दा उठा, जो रेवोल्यूशन का या रेबेलियन का, विद्रोह का, वो क्या था, ड्रेस कोड में बदलाव। क्या बदलाव था बताता हूं। देखिए, एक तो था, जैसे हिंदू भी थे मुस्लिम भी थे। ठीक है, सो हिंदू के लिए हालांकि ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन उनका ड्रेस कोड, हिंदू मुस्लिम वहां वो नहीं था, लेकिन उन्होंने तो सीधे सीधे क्या हिंदू मुस्लिम की जो भावना को ठेस पहुंचाया, धार्मिक एक तरीके से उनके लिए क्या आघात पहुंचाया। तो इसमें क्या था बताता हूं। देख, हिंदू के लिए वो कलावा नहीं पहन सकते, टीका नहीं पहन सकते, धार्मिक पगड़ी अगर है तो वो नहीं यूज कर सकते। ठीक है, मुस्लिम के लिए जो दाढ़ी मूछ, उसको ट्रिम करा के ही रहना है ड्रेस के साथ में। और एक बात और थी, ठीक है, जो हिंदू क्रिश्चियन में कन्वर्ट हो गए थे, टोपी भी उनके लिए अवेलेबल थी। वो कौन सी, उसमें लेदर लगा हुआ था, चमड़ा लगा हुआ था। तो ये तीन बातें थी, एक टोपी की, एक धार्मिक जो उनकी आजादी एक तरीके से छिन रही थी, अगर ड्रेस पहन रहे हैं, सिपाही हैं ब्रिटिश के, हैं इंडियन ही, लेकिन वो ब्रिटिश इंडिया में है, इसलिए उनको ब्रिटिश सिपाहियों की तरह रहना है। एक ये कानून बना दिया गया था। सो इसका क्या विद्रोह हुआ, सबने इसके विरोध में आ गए। जितने इंडियन सिपाही थे, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो, विरोध में आ गए। तो क्या हो गया, तो ब्रिटिश सरकार ने इसका दमन करने की सोची। उन्होंने क्या, कई कोर्ट मार्शल करे, कईयों को कोड़े मारे, समझे, सजा जिस तरीके से दी जाती है उन्होंने उससे क्रूर तरीके से सजा दी। ठीक है, कईयों को सस्पेंड कर दिया। तो ये विद्रोह क्या क्या था, एक सिर्फ एक उस समय एक समझिए चिंगारी थी कि कोर्ट मार्शल होना। ठीक है, उसके बाद जो पोस्ट पे थी उनको दबा दिया गया, उन सिपाहियों को। तो ये क्या सिर्फ चिंगारी थी। लेकिन इसी समय मैं बता दूं, जो वेल्लोर का किला था, ठीक है, वो वहां का मेन सेंटर था, और वहीं पे टीपू सुल्तान के जो बेटे और बेटी रहते थे। ठीक है, वो पेंशन उनको मिलती थी उस समय। ठीक है, तो उस पे अपना गुजर बसर कर रहे थे। सो टीपू सुल्तान की बेटी थी किसी कोने में, वहीं पे वो भी रहते थे। तो क्या हुआ था, उसकी शादी थी, तो एक मौका मिला इन्हें, इन विद्रोहियों को एक मौका मिल गया विरोध प्रदर्शन का या विद्रोह करने का। सो उन्होंने वहां पे जाके सब लोग शादी में गए, वहां पे एक प्लानिंग रच डाली कि हम टीपू के बेटे को अब अपना महाराज घोषित करेंगे और मैसूर राज का झंडा फिर से फहराएंगे किले पे, और मैसूर राज को ही अब बढ़ाएंगे, ब्रिटिश सरकार को करेंगे करेंगे खत्म।
ठीक है। सो ये प्लानिंग चल रही थी। सो किले पे कब्जा करने की बात इन लोग की हो गई उसी समय। सो धीरे धीरे इन लोग ने क्या करा, खूब रात्रि में ही पहुंच गए और किले पे कब्जा कर लिया। जितने ब्रिटिश सरकार वहां पे, ब्रिटिश के जो सोल्जर थे, खूब मारपीट हुई वहां पे, ठीक है, बहुत ज्यादा खून बहा। तो कुछ कुछ सिपाही तो वहां से भाग भी खड़े हो गए, ठीक है। सो हालांकि लगभग लगभग सभी को वहां पे जो ब्रिटिश सिपाही थे इन विद्रोहियों ने मार दिया था, ठीक है। लेकिन कुछ बच भी गए थे। इसी में एक अफसर था, वो बच गया था, वो गया था सीधा आरकोट। यहीं से वेल्लोर से कुछ ही दूरी पे था आरकोट। वहां पे कंपनी और ज्यादा बड़े पैमाने पे वहां मौजूद थी। वो भी एक सेंटर ही था आरकोट में। तो उस आरकोट से जब उसने ये घटना बताई कि इस तरीके से विद्रोह बढ़ रहा है और उन्होंने, किसने, विद्रोहियों ने कब्जा कर लिया है किले पे। सो वहां से क्या हुआ, वहां से आरकोट से घुड़सवार सैनिक भी आए, ठीक है। और खासकर जो दमन करने में सबसे बड़ा हाथ जाता है वो तोप का, तोप भी आ गई। तो तोप भी लेके आए वहां से, और ज्यादा संख्या में सैनिक भी लेके आए। और यहाँ पे जो विद्रोही थे उनकी संख्या अब क्या कम थी। तो क्या हो गया, अब तोप के सहारे, फिर और उनके पास जो उस समय हथियार थे और सैनिक की संख्या बहुत ज्यादा थी उन विद्रोहियों के मुकाबले, तो दमन कर दिया गया। तो ये क्या था, ये था वेल्लोर रिबेलियन। कोशिश बहुत थी, ठीक है ना, लेकिन इसको दमन कर दिया गया। तो इसी को कहा जाता है फर्स्ट सिपाही मुटिनी। मैं एक फोटो इसका डाल दूंगा, ठीक है, देखिएगा क्या हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्या था, लॉर्ड मिंटो फर्स्ट। देखिए अगर आप कहेंगे तो मैं इसके बारे में और डिटेल में एक अच्छे से सेपरेटली वीडियो बना दूंगा, ठीक है। सेपरेटली एग्जैक्ट मेजरमेंट जिसको कहते हैं, एग्जैक्ट अमाउंट में कितने कोड़े मारे गए, कौन कौन उस समय गवर्नर, गवर्नर जनरल की तो घटना है सिर्फ, मैं ये बता रहा हूं इसके टाइम पीरियड में ये हुआ था। मोटा मोटी क्या है मैंने वो आपको बताया, वेल्लोर रेबेलियन क्या है, ठीक है ना। कहेंगे कमेंट में लिखेंगे तो मैं सेपरेटली इसके लिए वीडियो बना दूंगा अलग, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, लॉर्ड मिंटो फर्स्ट, 1807 से 1813 ये कार्यकाल था गवर्नर जनरल के तौर पे। इसमें क्या हुआ था, 1813 में चार्टर्ड एक्ट आई थी। देखिए चार्टर एक्ट आ रहे थे, आपको पता होगा, जिसने मेरी पॉलिटी की सीरीज नहीं देखी है प्लीज वो जाए और पॉलिटी देख ले, ठीक है, पॉलिटी की सीरीज देख ले। क्योंकि मैंने वहां पे क्या है, ये चार्टर एक्ट हो गए, रेगुलेटिंग एक्ट हो गए, ये सब वहां पे मैंने कराए हैं। इसको थोड़ा सा और बेहतर से आप समझ जाएंगे, ठीक है ना। इसलिए इसको डीपली नहीं घुसते हैं। इसमें क्या था, ट्रेडिंग राइट मोनोपोली थी जो ट्रेडिंग की, वो सिर्फ क्या अब बना दी गई थी, पहले नहीं थी। लेकिन उसमें चाय और चाइना क्या फिर भी उसके साथ ट्रेड नहीं कर सकते थे, ठीक है। तो ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं वहां पे जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे ध्यान रखेंगे, ये लॉर्ड मिंटो फर्स्ट के समय में ये चार्टर्ड एक्ट आया था। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट इवेंट है इनके गवर्नर जनरल के टाइम पे, ठीक है ना, उसको मैं बता रहा हूं, ठीक है। उसके बाद अमृतसर की ट्रीटी हुई थी विद राजा रंजीत सिंह। देखिए अमृतसर की ट्रीटी में क्या हुआ था, मैं हल्का सा आइडिया दे देता हूं, ठीक है। ये सतलुज, ठीक है, अगर मैं बताऊं, ये सतलुज इधर, ठीक है, एक आइडिया दे दिया मैंने। ये जो रीजन था, ये रीजन, ये सतलुज नदी है मान लेते हैं, ठीक है। अब इसके नीचे वाला ब्रिटिश के कंट्रोल में और इसके इधर वाला महाराजा रंजीत सिंह के कंट्रोल में, ये एक अमृतसर की ट्रीटी साइन हुई थी, ठीक है ना। इसको डीपली पढ़ेंगे हम जब हम पढ़ेंगे जो सिख और एंग्लो सिख वॉर, उनमें हम इसको डीपली कवर करेंगे, ठीक है। अभी इंपॉर्टेंट इवेंट जो है उसको कवर कर रहे हैं। इसके बाद ये दो बातें थी कि इसमें लॉर्ड मिंटो के समय में ये हुआ था, एक तो हुआ था चार्टर्ड एक्ट आया था और अमृतसर की ट्रीटी हुई थी महाराजा रंजीत सिंह के साथ। उसके बाद है लॉर्ड हेस्टिंग। लॉर्ड हेस्टिंग में भी काफी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं, उनको फोकस करते हैं। एक तो था पॉलिसी ऑफ इंपेरियलिज्म टू प्रमोट डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ कंपनी। देखिए पॉलिसी ऑफ इंपेरियलिज्म, इंपेरियलिज्म मैं बता दूं क्या होता है एक्चुअली में।
इंपेरियलिज्म का मतलब होता है जैसे सपोज लाइक समवन, कोई क्या है, वो पावरफुल है, वो पैसे वाला है। सो पावरफुल है, पैसे वाला है, तो वो क्या करेगा, वो अपनी पावर, अपनी पैसा वो किस पे दिखाएगा, कमजोर पे, जो गरीब है उस पे दिखाएगा। सो ये इंपेरियलिज्म होता है। इसलिए इसने क्या करा, पॉलिसी ऑफ इंपेरियलिज्म दिखाई ताकि कंट्रोल पा सके कंपनी की, कंपनी उस राज्य पे, उस स्टेट पे, उस कंट्री पे कंट्रोल पा सके। मतलब वो गरीब देश है या गरीब स्टेट है, ठीक है, उसके पास पैसा नहीं है, सो इसने पावर दिखाई कि हम पैसे वाले हैं, हम अमीर है, हम चलाएंगे, उसका शासन हम करेंगे। सो ये पॉलिसी चलाई, जिसमें क्या हुआ, एंग्लो नेपलीज वॉर हुआ, नेपाल के साथ वॉर हुआ ब्रिटिश का 1814-16 में। देखिए वॉर वाली सीरीज लाऊंगा तब हम ये सब वॉर कवर करेंगे, ठीक है। सो 1814 और 16 में लॉर्ड हेस्टिंग के समय में एंग्लो नेपलीज वॉर हुआ था, जिसमें नेपाल को हरा दिया, नेपाल को हरा दिया। देखिए पहले क्या हुआ था मैं बता दूं, इसको गुरखा वॉर भी कहते हैं, पहले तो ये बता दूं, इसको ही एंग्लो नेपलीज वॉर को गुरखा वॉर भी कहते हैं। देखिए इस कई बार वॉर हुआ, 1814 से 16, तो कई बार हमले हुए, कई बार, तो जिसमें क्या हुआ, नेपाल ने भी कई बार इसको हराया ब्रिटिश को, ठीक है। अंग्रेजों ने, नेपाल ने क्या करा, इसको भी कई बार हराया ब्रिटिश को, लेकिन अंत में देखा जाए तो नेपाल को ही हारना पड़ा। और ट्रीटी साइन हुई, एक सगौली की ट्रीटी कहा जाती है 1816 में, ठीक है। उस ट्रीटी के तहत क्या था, जो काठमांडू नेपाल में है वहां पे एक इंग्लिश रेसिडेंट अपॉइंट करना था, मतलब इंग्लिश रेसिडेंट वहां पे अपॉइंट कर दिया गया, मतलब इंग्लिश सेना का दल, ब्रिटिश सेना का दल वहां पे अपॉइंट कर दिया गया, वहां पे रख दिया गया, वहां पे तैनात कर दिया गया काठमांडू में, ठीक है। सो ये एक घटना थी। इंपेरियलिज्म हुआ, भाई लड़ लिए सीधा सा, अगर कोई सीधे सीधे देश अपना नहीं दे रहा है, अपना राज्य हमें नहीं दे रहा है, अंग्रेज की यही तो पॉलिसी थी, ठीक है ना, तो युद्ध लड़ लिए, ठीक है, और जीत लिया, ठीक है। उसके बाद गढ़वाल और कुमाऊं गिवन टू ईस्ट इंडिया कंपनी, गढ़वाल और कुमाऊं को भी अपने ईस्ट इंडिया कंपनी के रीजन में इन लोग ने संभाल लिया। इन्हीं के समय हुआ था, इसी के समय हुआ था, लॉर्ड हेस्टिंग के समय में। सिक्किम वाज एवैक्यूटेड फ्रॉम नेपलिस एंड मेड ईस्ट इंडिया प्रोटेक्टोरेट स्टेट। देखिए सिक्किम से जो भी नेपलिस लोग थे, नेपाली लोग थे, उनको हटा दिया गया, निकाल दिया गया, और सिक्किम को क्या बना दिया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रोटेक्टोरेट स्टेट। प्रोटेक्टोरेट स्टेट मतलब होता है हम ही तुम्हारे कर्ता धर्ता हैं, हम ही तुम्हारे रक्षक हैं, वो स्टेट बना दिया। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी ही कंट्रोल करेगी, ईस्ट इंडिया कंपनी ही तुम्हारे स्टेट की रक्षा करेगी, अब तुम्हारा तुम्हारा नहीं, वो हमारा है। तो ये है प्रोटेक्टोरेट स्टेट, ठीक है। अब सिक्किम हो गया, गढ़वाल हो गया, नेपाल हो गया। देख लीजिए अंग्रेज क्या कर रहा है, धीरे धीरे फैल रहा है। अब आ जाइए, थर्ड एंग्लो मराठा वॉर हुआ। देखिए वॉर की सीरीज में मैं करा दूंगा सेपरेटली, बस यहां पे इतना जानते हैं, थर्ड एंग्लो मराठा वॉर हुआ, जिसमें पेशवा के पद को समाप्त कर दिया गया था, ठीक है। पहले पेशवा का पद होता था, जब पढ़ाएंगे ना मराठा वॉर, मराठा एम्पायर, तो इसको कवर करेंगे, ठीक है। तो एक तो बात ये ध्यान रखेंगे, जो इंपॉर्टेंट इवेंट है फिलहाल वहां फोकस करते हैं, ठीक है। फिर डेक्लिनेशन ऑफ पिंडारी, वॉरियर ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम। एक चीज मैं बता दूं, जब पिंडारी वर्ड आया है यहाँ पे, पिंडारी, पिंडारी से आप क्या समझते हैं। देखिए पिंडारी के लिए मैं यहाँ पे बात बता दूं, पिंडारी क्या, ये एक बहुत पुराने योद्धा थे, ये मराठा टाइम से थे, 16वीं शताब्दी से थे, लेकिन इनका जो इतिहास अगर देखा जाए, इतिहास में कोई नाम सही तरीके से नहीं समझ पाया ये एक्चुअली कहां से थे कहां नहीं थे, क्योंकि अंग्रेजों ने इनको बदनाम किया, इनका दमन किया। खैर दमन तो यहां पे किया ही इसी के समय हुआ था, लॉर्ड हेस्टिंग के समय में। तो कारण क्या था, मैं इसके लिए एक वीडियो डालूंगा पहले तो आपको, वो वीडियो यहां पे डाली है, वो देख लेना। ये देखिए,
अपना सामर्थ्य दिखाइए। जाइए। जय भवानी। खंभों के नीचे मारो। साधका। हाँ, तो वीडियो में आपने देखा होगा किस तरीके से क्या हो रहा है। ये जो सैनिक हमला कर रहे हैं प्रभास पे, बाहुबली मूवी का सीन डाला है ना मैंने इसमें, तो किस तरीके से हमला कर रहे हैं, इनकी एक योजना रहती थी, टैक्टिक रहती थी। ये कुछ नहीं, ये किसी एक राज्य में नहीं थे, ये उस समय क्या दक्कन में फैले हुए थे। तो क्या था, ये हेल्प करते थे, सिर्फ एक तरीके से कहें तो हेल्पिंग सोल्जर थे। अगर किसी सेना को जरूरत पड़ रही है, अपनी सेना में कम सैनिक हैं, सो उनके पास मिलिट्री की, सेना की जरूरत पड़ रही है, अगर कहीं और हमला करने, तो ये पिंडारियों से पहले ये मदद लेते थे। तो ये एक तरीके से वॉरियर थे, इनमें हिंदू और मुस्लिम सभी थे, ठीक है। सो ये मदद करते थे, लेकिन ये क्या करते थे मैं बता दूं, मदद के बदले में क्या, ये कोई उनसे पैसा नहीं लेते थे। ये क्या लेते थे, हिस्सा लेते थे, लूट। वैसे तो खासकर देखा जाए, धीरे धीरे क्या हुआ, लूटपाट एक इनका काम हो गया। वैसे ये सोल्जर थे, ठीक है, सिपाही थे। उसके बाद क्या हो गया, पानीपत के तीसरे युद्ध के बाद मराठा एम्पायर कोलैप्स कर गया। मराठा जो साम्राज्य था तितर बितर हो गया, सिंधिया अलग हो गए, होलकर अलग हो गए, ठीक है। इस तरीके से ये बट गया, निजाम भी फिर आ गए। तो इन्होंने क्या करा, सिंधिया के लिए, होलकर के लिए, निजामों के लिए स्पेशली ये अपना काम फिर दिखाने लग गए। धीरे धीरे जैसे टाइम बढ़ रहा था, मतलब उनकी मदद करने लग गए थे, ठीक है। इसमें एक बार होलकर ने क्या, इनको गोल्डन फ्लैग भी दिया था इनके सपोर्ट में, ठीक है। और तो पहले तो मदद करते थे, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, इनके जो जैसे जैसे लीडर चेंज होते रहे, इनमें भी बदलाव आते रहा। क्योंकि फिर क्या हुआ, मिलिट्री अगर आ गई भारत में, फिर मिलिट्री क्या, इन लोग ने मिलिट्री कौन सी, गवर्नर जनरल या फिर इंग्लिश मिलिट्री, इन लोग ने देखा कि ये तो लूटपाट कुछ ज्यादा कर रहे हैं। क्योंकि लॉर्ड वेलेस्ली के समय में क्या हो गया था, उसने सब्सिडरी अलायंस को चालू कर दिया था। सब्सिडरी अलायंस में क्या था, हम पहले पढ़ा चुके हैं। सो उसके अकॉर्डिंग अब लोगों को, अब सिंधिया को, अब निजाम को इनकी जरूरत नहीं होने लगी, इनकी जरूरत नहीं पड़ने लगी। क्योंकि अब तो सिर्फ सब्सिडरी अलायंस जब हो गया, तो मिलिट्री जो थी ब्रिटिश, वो भी मदद कर रही थी। तो अब इनको कैसे गुजारा होगा, तो ये लूटपाट करते थे, ठीक है ना। तो इस तरीके से काम होता था। यानी मैं बताऊं तो 1812, 1815 और 1816 ये तीन प्रमुख घटना इनकी रही डिक्लिनेशन की, इनके दमन की। 1812 में अंग्रेजी जो सरकार थी, वहां पे इन्होंने बहुत बड़ी लूटपाट करी, ठीक है। 15 में भी इन्होंने फिर निजाम के वहां पे लूटपाट करी, और धीरे धीरे ये लूटपाट ही इनका एक पेशा बन गया था। और बहुत खतरनाक तरीके से ये मार काट लूटपाट करते थे, ठीक है। वीडियो में आपने देख ही लिया होगा, एक एग्जाम्पल के तौर पे वहां पे दिखाया गया है, ठीक है। सो इनका ये सिर्फ यही काम था। तो अंग्रेज ने क्या सोचा, इनका दमन करा जाए। ये सिर्फ लूटपाट कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, मारकाट ज्यादा कर रहे हैं। तो अंग्रेजों ने क्या करना चाहा, इनका दमन। तो प्लानिंग करी, सिंधिया को भी वो सोच रहे थे दमन कर दें, लेकिन सिंधिया इनको, किसको, ये पिंडारियों को एक तरीके से समझौता एक बार हो गया था इनका, कि पिंडारी पहले इन्हें परेशान करते थे सिंधिया को, तो इनमें समझौता हो गया था कि हम आपको अब परेशान नहीं करेंगे। लेकिन सिंधिया कहीं ना कहीं अभी भी इनसे डरता था, तो अंग्रेजों की मदद वो लेके और पिंडारियों का दमन वो भी करवाना चाहता था। तो क्या हुआ था, इनके लीडर देखूं, चित्तू, वासिम मोहम्मद और करीम खान, ये तीन इंपॉर्टेंट लीडर हैं जिनका नाम यूपीएससी में भी कई बार ये पूछ लिया जाता है पिंडारियों में। सो ये जो लीडर थे इनके, कहा जाता है जब दमन की बारी आई, अंग्रेज सरकार इनका दमन कर रही थी, तो चित्तू जो है वो कहा जाता है कि जंगल में भाग गया था, तो चीते ने उसको शायद खा लिया और वो वहीं खत्म हो गया। वासिम मोहम्मद को कहा जाता है कि ये सिंधिया के पास गया था और सिंधिया ने एक रणनीति बनाई, इसको बेवकूफ बना के पकड़वा दिया, ठीक है। तो एक ये था।
और इसको कहीं छोटी सी जागीरदारी दे दी गई थी करीम खां को, ठीक है। सो ये इस तरीके से क्या रहा, इसको पिंडारियों का दमन कर दिया गया ब्रिटिश सरकार के द्वारा। लेकिन कब हुआ? लॉर्ड हेस्टिंग के समय में। कब हुआ? लॉर्ड हेस्टिंग के समय में। अगर कहेंगे आप पिंडारी के लिए भी मैं एक स्पेशल एक वीडियो अलग बना के दूंगा, कमेंट करेंगे तभी, बहुत अच्छी वीडियो बना के दूंगा, ठीक है। सो पिंडारियों के बारे में आज हमने समझ लिया, ठीक है। ये इसी के समय में दमन हुआ था इनका। हालांकि ये 16वीं शताब्दी से ये बड़े थे, बहुत ही खतरनाक योद्धा भी हुआ करते थे ये। लेकिन इतिहास में इनको क्या अफगान बना दिया गया। अफगान के लुटेरे किनने? अंग्रेजी सरकार ने इनको नाम दे दिया ताकि इनका दमन करने में कोई समस्या नहीं आए, ठीक है। ये भारतीय के नहीं बताए, इन्हें अफगानी बता दिया गया। और समझ गए? उसके बाद इसमें और क्या हुआ? सर टॉमस मुनरो 1820 में गवर्नर ऑफ मद्रास बना, जिसने रैयतवारी सिस्टम को स्टार्ट करा। आप देखिए रैयतवारी सिस्टम आ गया। रैयत का मतलब होता है क्या? किसान, पीजेंट, ठीक है। सो इसमें क्या होता है रैयतवारी सिस्टम में? 51% जो पार्ट था पूरे इंडिया का, ये सिस्टम चल रहा था, ठीक है। तो इसके समय में क्या होता है, क्या था रैयतवारी सिस्टम में? सीधा सीधा कंट्रोल हालांकि पीजेंट के पास था, किसान के पास था, तो उन्हें अपने जमीन का आधा हिस्सा, जो भी उनका उपज हो रही थी उसका आधा हिस्सा सीधे सीधे कंपनी को एज अ टैक्स देना था। सो ये था रैयतवारी सिस्टम। फिर इसी में टेनांसी एक्ट आया था फॉर राइट ऑफ पीजेंट, उनके अधिकार के लिए। कहां पे? बंगाल में। टेनांसी एक्ट में क्या था? कोई भी अगर पीजेंट या कोई भी किसान समय पे देता है क्या? लगान। समय पे देता है क्या? टैक्स, ठीक है। तो उसकी जमीन उसी के हक में रहेगी, उसकी जमीन को कोई नहीं छीन सकता है। सो ये एक टेनांसी एक्ट उन्होंने पास किया था। सो ये इंपॉर्टेंट इवेंट्स थे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल में। अभी एक रह गया है, उसको कवर करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। हाँ, तो नेक्स्ट स्लाइड में आ चुके हैं। देखिए यहां पे अब क्या लिखा है? लॉर्ड एमरेस्ट। इसका कार्यकाल क्या था? 1823 से 28। अब कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स क्या थे इसको जान लेते हैं। देखिए फर्स्ट एंग्लो बर्मिस वॉर हुआ था। इंग्लिश और बर्मिस वॉर हुआ था। बर्मा, एक्चुअली क्या हुआ था? बर्मा डायनेस्टी और इंग्लिश के बीच में ये युद्ध हुआ था। इसमें क्या था? बर्मा जो डायनेस्टी थी वो भी धीरे धीरे अपना वेस्ट साइड में साम्राज्य स्थापित करना चाहती थी, और इंग्लिश तो कर ही रहा था, इंग्लिश तो कब्जा कर ही रहा था, मराठा को हरा दिया था, ठीक है। तो धीरे धीरे क्या कर रहा था? वो अपना राज्य मैसूर को हरा के, फिर मराठा को हरा के, और अपना लगभग उसने वेस्ट को छोड़ के, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट को छोड़ के उसने क्या कर लिया था? स्थापित कर दिया था लगभग अपनी टेरिटरी पूरे इंडिया पे, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट को छोड़ के। सो अब उसने देखा, लेकिन हुआ कारण क्या था मैं बता दूं, उससे पहले ये बंगाल के एरिया तक पहुंच चुका था, ठीक है। वहां पे इसने अपने बॉर्डर स्थापित कर दी थे, लेकिन बर्मा क्या था? आसाम पे कब्जा कर गया और धीरे धीरे और इधर भी आना चाहता था। तो फिर क्या, जब वहां तक पहुंचा, उस बॉर्डर एरिया पे पहुंचा, तो अंग्रेज को फिर क्या मुकाबला करना पड़ा, और इस तरीके से इसमें 3 युद्ध हुए, ठीक है। और धीरे धीरे क्या हुआ, बाद में 1852 में क्या अंग्रेज ने बर्मा को छीन लिया या जीत लिया, और 1935 तक ये ब्रिटिश इंडिया का स्टेट माना जाता है, या ब्रिटिश इंडिया की टेरिटरी मानी जाती है। 1852 से, कब से? 1852 से 1935 तक। इसको और डीपली हम पढ़ेंगे जब एंग्लो बर्मिस वॉर पढ़ेंगे तब, ठीक है। और इसी में हुआ था ट्रीटी ऑफ एंडारू, या एंडाबो भी कहते हैं, एंडारू भी कहते हैं, ठीक है, अलग अलग तरीके से कहते हैं। 1826 में हुई थी ट्रीटी, इसी विषय में हुई थी ये, ठीक है। और बैरकपुर सिपाही म्यूटिनी, इसके बारे में तो सब जानते ही हैं, 1824 में, ठीक है ना। बैरकपुर सिपाही म्यूटिनी भी हो रही थी, और साथ में यहाँ पे जब ये एंग्लो बर्मिस वॉर हो रहा था, तो चिटगोंग में लड़ने के लिए यहाँ से बैरकपुर से सिपाही भेजे जाने थे, लेकिन यहाँ पे मना कर दिया गया था, क्योंकि ये यहाँ पे एक अपना विद्रोह बढ़ने वाला था। कौन सा? ये बैरकपुर वाला, मंगल पांडे, ठीक है। इसको सब जानते हैं, मंगल पांडे वाला विद्रोह क्यों हुआ था, ठीक है। जो बुलेट थी उनमें चर्बी होने की वजह से, ठीक है। तो एक बहुत बड़ा रीजन था ये बैरकपुर, हालांकि इसको दबा दिया गया,
इसको हम थोड़ा सा डीपली और बाद में पढ़ेंगे, बैरकपुर सिपाही म्यूटिनी को भी, ठीक है। सो उसके बाद सेकेंड एंग्लो बर्मिस वॉर, इसी में वैसे तो लॉर्ड एमरेस्ट के टाइम कहां से कहां तक रहा, 1823 से 28 तक रहा, लेकिन मैं यहां बता दे रहा हूं 1852 तक क्या हुआ, ये रहा सेकेंड एंग्लो बर्मिस वॉर। क्या हुआ इसमें, जो लोअर पार्ट था ना बर्मा क्या आज का जो म्यांमार है, बर्मा का जो लोअर पार्ट था, इसमें इंडियन टेरिटरी, ब्रिटिश इंडियन टेरिटरी बना ली गई थी, इसको मतलब हथिया लिया गया था, जीत लिया गया था। तो ये कुछ बातें थी, ठीक है, लॉर्ड एमरेस्ट के टाइम में। अभी इनको मैं किसी को देख लीजिए, आप डीपली अभी नहीं घुसाऊं, एक जनरल बेसिक आइडिया दिया है, क्योंकि मैं यहाँ पे ये देख रहा हूं, जो भी जनरल पढ़ रहा हूं, गवर्नर जनरल पढ़ रहा हूं, या गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हो गया, या आने वाले जो भी पढ़ूंगा, तो उसके फैक्ट्स देख रहे हैं, फिर धीरे धीरे हम इसको कवर कर लेंगे, ठीक है। सो टेंशन ना लें। अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के बाद आएगा हमारा नया बात, किसका, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का, ठीक है। सो बने रहिए, फिर मिलते हैं जल्दी, जब तक धन्यवाद और जय हिंद।